हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु में 27/5/2024 को हुए एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आज से जो है री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 10 तक करा दिया है, जो कि पहले के टेस्ट हुए थे उसका प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसे भी देख सकते हैं और उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। और आज से स्टार्ट होने वाला है री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और फ्रेंड, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और फ्रेंड, मैं बता दूं, आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और लास्ट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही आपने जो है इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही साथ जो है आप लोगों को शेयर भी करते चलना है। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जो है प्रारंभ हुआ है, ये कब प्रारंभ हुआ है इसकी बात करें तो ये जो है जुरैसिक युग में प्रारंभ हुआ है। जुरैसिक युग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुरैसिक युग में जो है गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है। इस युग को जो है डायनासोर का युग भी कहा जाता है। और क्रीटेशियस काल की बात करें ये जो है दक्कन ट्रैम्प का निर्माण हुआ है इससे। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का इटावा नगर, इटावा नगर जो कि किस नदी पर स्थित है। इटावा नगर की बात करें तो इटावा नगर जो है ये यमुना नदी पे स्थित है। यमुना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी पर बसे प्रमुख शहर जो कि वाराणसी, कानपुर, फतेहपुर, कन्नौज, बलिया, बिजनौर, सहारनपुर, ये सभी जो है ये गंगा नदी पर स्थित है। गोमती पे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर और राप्ती पे गोरखपुर। यमुना पूछे तो आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, ये जो है यमुना नदी पर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। मैंग्रोव वन की बात करें, मैंग्रोव वनस्पति की, तो ये जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये जो है 0.15% प्रतिशत इतना जो है स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है, जिसमें जो 2019 के आकलन की तुलना में इसमें जो है कुल 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है परामनी क्रांति का संबंध है। परामनी क्रांति की बात करें तो इसका संबंध जो है ये भिंडी उत्पादन से है। भिंडी उत्पादन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेफ्रॉन क्रांति जो कि केसर उत्पादन से संबंधित है। ग्रे या स्लेटी क्रांति ये जो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति, हरित सोना क्रांति जो कि बॉस उत्पादन से संबंधित है, बांस से। और ब्राह्मणी क्रांति जो कि भिंडी उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्यूपर बेल्ट का संबंध में सत्य कथन है। क्यूपर बेल्ट की बात करें इसमें सत्य कथन जो हो जाएगा, यह बर्फ से निर्मित होती है। इसी बेल्ट में मुख्यतः जो अमोनिया, मीथेन तथा जो है बर्फ पाया जाता है और इसकी खोज 1992 में हुई थी। तो ये सारे कथन जो है सत्य हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कपास का जन्म स्थल माना जाता है। कपास की बात करें तो इसका जन्म स्थल जो है मिस्र को माना जाता है। मिस्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उपज है, किंतु जो ये वर्तमान समय में इसका सर्वाधिक उत्पादन ये उपोष्ण क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर जो है ये जो है फैसलाबाद को कहा जाता है। फैसलाबाद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के नहरों का देश कहा जाता है और इसकी स्वायत्ता घाटी को जो है पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। देश का चमन, क्वेटा तथा जो है कलात फलों की खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है। और भारत का मैनचेस्टर जो कि अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सेमरी क्रम के चट्टानें पाई जाती है। सेमरी क्रम के चट्टानें की बात करिए जो है रोहतास में पाई जाती है। रोहतास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे जो है अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। अपनी तली पर निक्षेपित की बात करें तो ये जो है कोसी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर जो निक्षेपित किए जाते हैं, जो कि बाढ़ का कारण बनती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और कोसी नदी का उद्गम जो कि गोसाई धाम नेपाल से होती है और यह जो भागलपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है डिक्की वर्ल्ड प्लान
को जो है दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के प्रमुख जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसमें बात करें तो ये जो है सर हेस्टिंग्स इस्मा के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिक्की वर्ल्ड प्लांट को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के जो है सम्मुख हेस्टिंग्स इस्मा के द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी, इसलिए इसे जो है इस्मा योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए जो है डिक्की वर्ल्ड प्लान तैयार किया। यह योजना जो कि जनरल सर हेस्टिंग्स इस्मा, सर जॉर्ज एवेल तथा जो है लॉर्ड माउंटबेटन की एक जो है समिति द्वारा तैयार की गई थी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव कहलाता है। इससे पहले होने वाला चुनाव जो है ये मध्यावधि चुनाव कहलाता है, मध्यावधि चुनाव, जो कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आम चुनाव जो कि संसद व राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहलाते हैं। और उपचुनाव जो कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की मृत्यु या फिर त्यागपत्र या फिर अयोग्य होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए जो है कराया गया चुनाव, ये उपचुनाव कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जो भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। इसमें बात करें तो ये जो है अनुच्छेद 25, 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि सरकार ने क्रीमीलेयर के मापदंड को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख किया है। इसकी बात करें 6 लाख से 8 लाख जो किया है ये 2017 में किया, सितंबर 2017। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 जो है प्रावधान करता है। अनुच्छेद 49 की बात करिए जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा जो है वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान ये अनुच्छेद 48 के कम है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि ये जो अनुच्छेद 51 में है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्रतिशत जो है प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि जब्त जो हो जाती है ये 1/6 भाग जो प्राप्त नहीं होने पे हो जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार कुल वैध मतों का जो है 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। प्रत्येक उम्मीदवार जो कि भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सरकारी खजाने में 15,000 की जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। ये जो बताई गई है अनुच्छेद 304 के तहत बताई गई है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ढेबर आयोग का संबंध है। ढेबर आयोग की बात करें इसका संबंध जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढेबर आयोग द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय की पहचान कम विकास वाले कुछ एक समुदाय के लिए जो है की गई थी। और 1975 में ढेबर आयोग की अनुशंसा के बाद जो है PVTGS की एक अलग श्रेणी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है। ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन की बात करें ये जो अनुच्छेद 243 के क में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक जो पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। अगला, असत्य मिलान का चयन करना है, यानी इसमें जो है गलत कौन सा कथन है इसे चयन करना है। पहला है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर जो है गठित समिति है। तो ये कथन जो है ये सत्य कथन है, ये सही हो जाएगा। JS वर्मा समिति की बात करें तो इसका संबंध जो है आपराधिक कानून में संशोधन का गठित समिति से है। तो ये जो कथन हो जाएगा ये गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चुनाव कानून से संशोधन की बात कर रहा है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तनख्वाह समिति या फिर कोर समिति ये जो है चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच से संबंधित है, तो ये सत्य हो जाएगा। और दिनेश गोस्वामी समिति जो कि चुनाव सुधार से संबंधित है, इसमें गलत कथन पूछा था असत्य, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में, JS वर्मा समिति 2013 में, और तनख्वाह या फिर कोर्स समिति जो कि 2010 में गठित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से आकृति स्वस्थ त्रिभुज जो है स्वस्थ को दर्शाता है, और आयत जो है आयत नहीं, यहाँ पे वर्ग है, वर्ग जो है वृद्धों को, और वृत्त जो है पुरुषों को प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पूछ रहा है कि उन पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वस्थ है परंतु जो वृद्धि नहीं है। यानी पुरुष की बात करें तो पुरुष जो है ये वृत्त है, वृत्त में है, और वो जो है स्वस्थ भी है। स्वस्थ मतलब कि त्रिभुज भी है, वृत्त और त्रिभुज में है परंतु जो है ये वृद्धि यानी वर्ग में नहीं है। तो कौन सा ऐसा है? तो ये दो जो दर्शा रहा है यहाँ पे, दो जो है त्रिभुज और वृत्त में है परंतु जो है वर्ग में नहीं है। तो दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक कागज को तीरों द्वारा प्रदर्शित बिंदु रेखा पर मोड़ा जाता है और फिर जो है काट दिया जाता है, तो मोड़ खोलने के बाद जो है कैसा दिखेगा? अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है मोड़ खोलने के बाद जो है इस आकृति में मोड़ अगर खोलेंगे तो ये जो है ऑप्शन बी की तरह दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। अगला है कि दिए गए प्रश्न आकृति के 4 उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करना है जिसमें जो प्रश्न आकृति निहित है। इसमें जो प्रश्न आकृति निहित की बात कर रहा है, इस तरह से जो आकृति बन रही है, ये बन रही है सबसे नज़दीक की आकृति, ये जो बन रही है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि 4 आकृति में से कौन सा आकृति प्रश्न में दिए गए प्रति आकृति द्वारा जो पूरी हो सकती है। इसमें बात करें तो इसमें जो पूरी हो सकती है ये हो सकती है ऑप्शन ए से। आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिएगा। अगला दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। इसमें विषम शब्द जो हो जाएगा ये पास हो जाएगा, विषम शब्द पास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना कब किया गया था? क्रिसिल की बात करें, क्रिसिल की स्थापना जो है ये किया गया था 1987 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में साख निर्धारण में क्रिसिल भारत की सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय संस्था है जिसकी स्थापना जो है 1987 में हुई थी और इसने जो अपना कार्य 1988 में प्रारंभ किया था। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल कितने सदस्य की संख्या है? इसमें बात करें तो कुल सदस्य की संख्या जो है ये 33 है, 33, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के सदस्य 31 जो है सदस्य शामिल इसमें है और जो 2 जो है केंद्र सरकार के शामिल हैं। अध्यक्ष जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं। गणपूर्ति कोरम जो कि कुल सदस्यों का 50% होता है और जीएसटी के लिए 4 कर हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा किस समिति ने प्रस्तुत किया था? इसकी बात करें तो ये जो है सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय वाटा किसी भी सरकार के खर्च की गई तुलना में जो है उसके राजस्व में कमी को संदर्भित करता है। राजकोषीय घाटा जो कि इसके बराबर होता है कुल व्यय माइनस कुल राजस्व, जो कि उधार को छोड़कर इसमें होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई? स्वामित्व योजना की बात करें तो ये योजना जो है 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई। तो इसका राइट आंसर जो है 2021 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य संपत्ति संबंधित विवादों और कानून मामलों को कम करना भी है। अगला कि फ्लड तथा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में जो है प्रारंभ किया गया था? ये जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड, ये जो 1970 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था और इस संबंध दूध उत्पादन से इसका जो है संबंध है। भारतीय अर्थव्यवस्था की अस्थिरता के साथ जो आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं और परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को जो है लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है। समाज में आर्थिक समानता तथा जो न्याय की स्थापना करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख जो है उद्देश्य था।
अगला प्रश्न है कि लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। लोक लेखा निधि की बात करें तो इसका प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 266 के 2 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 266 के 2 के तहत लोक लेखा निधि का प्रावधान किया गया है। संचित निधि से जो विभिन्न सभी सार्वजनिक राशियां भारत की लोक लेखा में जमा होती है और इस खाते में जो है धन निकासी के लिए सरकार को संसद की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होता है। अगला कि जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग ये जो है किस देश में किया गया है। इसकी बात करें तो ये जो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग 1982 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और भारत में जेंडर बजटिंग का अवधारणा की शुरुआत जो है वित्तीय वर्ष 2005 से 6 के आम बजट से की गई। सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो कि संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन के आधार पर करता है जेंडर बजटिंग कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपयों का जो है कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। बात करें अब तक जो है आज़ादी के बाद से तो ये जो है 3 बार किया गया है। 3 बार ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज़ादी से लेकर अब तक जो है भारत में 3 बार रुपयों का उन्मूल्यन किया गया है। प्रथम बार 19 सितंबर 1919 को प्रथम बार जो है 19 सितंबर 1949 को भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद जो है पंचवर्षीय विकास मॉडल अपनाने के कारण भारत पर विदेशी ऋण का जो भार बढ़ गया था। दूसरी बार 5 जून 1966 को रुपयों का अवमूल्यन किया गया। 1962 चीन के युद्ध तथा जो 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने के कारण जो है तथा देश में सूखे के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और भारत पर विदेशी ऋणों का भी वृद्धि हो गई थी। फलस्वरूप भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया। तीसरी बार जो है तीसरी बार ये 3 जुलाई 1991 को तीसरी बार जो अवमूल्यन किया गया और यह जो है समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर था इस समय। अगला है कि एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुना किया। उस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। इसमें त्रुटि जो हो जाएगी ये त्रुटि हो जाएगी 36% की। मैथ का सारे प्रश्न आप लोग खुद से हल कर लीजिएगा। अगला है कि 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है तो अगली वे किस समय बजेगी। सभी का जो है एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो ये जो है एलसीएम निकालने पर 168 सेकेंड आएगा। तो 168 सेकेंड ये 2 मिनट 48 सेकेंड हो जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा 12:02 पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% वर्ती वर्ष की दर से बढ़कर जो कितनी हो जाएगी। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें ये जो है अर्धवार्षिक दिया हुआ है तो एक वर्ष में जो है 4% की दर से ये बढ़कर जो है ये हो जाएगी 26,010 रुपये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है जबकि अंतिम 4 दिनों की औसत आयु जो है औसत ये 25 डिग्री है। यदि पूरे सप्ताह का औसत जो है ये 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो चौथे दिन का तापमान ज्ञात करना है। इसमें चौथे दिन का तापमान जो आएगा ये 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। अगला, विपुल शैवाल की तुलना में 16 साल छोटा है। अब से 12 साल बाद शैवाल का आयु जो है विपुल की आयु से 1.5 गुना होगी। अब शैवाल की आयु ज्ञात करना है। शैवाल की आयु जो हो जाएगी ये 36 वर्ष हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह जो एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी। इसमें बात करें तो इसमें जो है 18 सेकेंड लेगी। अगला है कि 340 मीटर परिणाम वाले एक आयताकार प्लॉट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह है में जो है 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बागवानी की लागत क्या होगी। इसमें बात करें तो इसमें बागवानी की लागत जो हो जाएगी ये 3440 हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि के का वह मान क्या है जिसके लिए जो है समीकरण 16x-12y + 9 = 0 और 12x + k/- 11 = 0। इसका कोई हल नहीं है, इससे निकालना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा -9। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा आवेग का उदाहरण नहीं है। इसमें आवेग के उदाहरण नहीं की बात करें तो इसमें नहीं जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना ये जो आवेग का उदाहरण नहीं है। कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से
ईंटें की जो है पट्टी तोड़ना, ये आवेग का उदाहरण है। और बात करें यहाँ पे गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बनी हुई फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगना, ये भी जो है आवेग का उदाहरण है। अधिक गहराई तक कील की गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग करना, ये भी जो है आवेग का उदाहरण है। और आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। अगला प्रश्न है कि यदि दो गैसों का अनुभार जो है क्रमशः यम1 एवं यम2 है तथा जो है उनमें ध्वनि की चालें v1 तथा v2 हो तो सही संबंध होगा। इसका सही संबंध जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, v1/v2 बराबर रूट अंडर m2/m1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि ध्वनि की चाल जो कि गैसों के घनत्व अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसीलिए v1/1/√m हो जाएगी। अगला है कि विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक को होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है सर्वाधिक की बात करिए जो है पानी में होता है। पानी का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो कि 1 होती है, अल्कोहल की 0.60 और बर्फ की 0.50, तारपीन की 0.42 हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि सर्वप्रथम किसने जो है प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। सर्वप्रथम की बात करें, सर्वप्रथम प्रकाश का वेग जो है ये रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था, रोमर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति देखकर जो प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। अगला कि विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या होगी। विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई जो कि प्रति ओम प्रति मीटर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रति ओम प्रति मीटर, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। साथ ही जो है ये महो प्रति मीटर भी हो जाएगी और सीमेन प्रति मीटर भी हो जाएगी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी जो है विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो चुंबकीय पदार्थ जो है एंटीमनी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीमनी, जो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में विस्मित एंटीमनी चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, जल, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन, ये सभी जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ पूछे तो प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये सभी जो है अनुचुंबकीय पदार्थ में आते हैं। लौह चुंबकीय पूछे तो लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल, और इनमें से जो है मिश्र धातु, ये सभी लौह चुंबकीय पदार्थ में आएंगे। अगला प्रश्न है कि एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। एक्स किरणों का पता लगाने की बात करें, इसके पता लगाने के लिए जो है बेरियम प्लेटिनो साइनाइड इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। इसमें बात करें तो ये जो कर दिया गया था ये दादा भाई नौरोजी के कहने पे कर दिया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था और 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी। अमेरिका की यात्रा उसमें जो है लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है मेजनी, गौरीवाल्डी, शिवाजी एवं जो है श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था। भूटान युद्ध की बात करें, भूटान युद्ध जो कि 1865 में जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में हुआ था। जॉन लॉरेंस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी समय जो है कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल योजना की स्थापना की गई थी। इसने जो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया तथा जो है इसी के समय 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला कि बुर्ज होम एवं जो है गुफकराल नामक स्थल की किस काल के हैं। इसकी बात करें तो ये जो है नवपाषाण कालीन है। नवपाषाण कालीन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण कालीन स्थल जो कि बुर्ज होम एवं गुफकराल से जो है अनेक गर्तावास, मृतभांड एवं जो है हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से गर्तावास और मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के दफनाने का भी साक्ष्य मिले हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि भद्रवाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा है। कल्पसूत्र की बात करें तो भद्रवाहु के द्वारा कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवती सूत्र महावीर की जीवन पर प्रकाश डालता है और जन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को कहते हैं। इससे संबंधित समिति की बात करें तो इसे जो है
पूर्णवारियम समिति कहा जाता है, पूर्णवारियम समिति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोवारियम समिति जो कि उद्यान समिति से संबंधित है। एरिवारियम समिति सिंचाई तालाब समिति से संबंधित है। समवतसर वारियस समिति ये जो वार्षिक समिति से संबंधित है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि गजनवी वंश की स्थापना। गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगिन प्रारंभ में था। इसमें बात करें तो ये जो प्रारंभ में था ये था एक तुर्कदास के द्वारा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पतगिन बुखारा के सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक 954 से 961 ईस्वी तक तुर्कदास था। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? इन दोनों की समाधि जो है, इनकी समाधि उज्जैन में है। उज्जैन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाज बहादुर मालवा के युद्ध में अकबर के सेना ने जो है पराजित हो गया था सेना से, और इसकी पत्नी रूपमती ने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की थी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है सुमेलित करना है। बिहार के व्यक्तित्व है और उसकी विशेषता क्या है, इसे मिलान करना है। महोत्सध कुमार की बात करें तो महोत्सध कुमार जो कि बौद्धकालीन वैद्य थे, तो ए का बी हो जाएगा। वाचस्पति मिश्र जो थे ये भाष्यकार थे। भाष्यकार। ऑप्शन ए हो जाएगा 2 का। बेरोचन की बात करें, बेरोचन ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, तो सी 3 का सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी। अगला प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करें, इसके संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग एवं जो है एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था, और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? उस समय जो है फ्रांस की मुद्रा ये लिब्रे थी। लिब्रे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नेपोलियन के पिता का नाम था। नेपोलियन के पिता की बात करें तो नेपोलियन के पिता का नाम जो था कार्ले बोनापार्ट था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ले बोनापार्ट। जोजेफाइन नेपोलियन की पत्नी थी। इसे जो है नेपोलियन ने तलाक देकर ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मोरिया लुइसा से जो है शादी की थी। अगला प्रश्न है कि ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तुमने गलती की है, इसकी ट्रांसलेट जो हो जाएगी यू हैव मेड ए मिस्टेक। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ए रिपोर्ट डिस्कसस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा, डिटेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें सेंटेंस को चेंज करना है वॉइस में। इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर टी। इसमें जो सेंटेंस ये वॉइस बात कर रहा है, इसमें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसका पैसिव जो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला फुल स्टेप आर ऑल्सो कॉल्ड। इसमें खाली स्थान जो है, खाली स्थान में ये भराएगा पीरियड्स। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब। दे खाली स्थान इंग्लिश फॉर 2 आवर। इसमें जो खाली स्थान है, खाली स्थान पे भराएगा हैव बीन स्टडिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अगला प्रश्न है कि आई विश आई खाली स्थान ए मिनिस्टर। इसमें खाली स्थान जो है इसमें भराएगा वेयर। आई विश आई वेयर ए मिनिस्टर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चूज द नाउन फॉर्म द वर्ड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रॉम्प्टनेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुड लक मीन्स इसके जो हो जाएगा ये हो जाएगा से गुड वाइज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि जो है असतत रूप से छोटे छोटे समवेष्ट में होता है। इसमें बात करें तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैग का क्वांटम
तो हो जाएगा फ्लैग का क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैग का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि जो है ये असतत रूप से छोटे छोटे समवेष्ट में होता है। अगला निम्न में से कौन सा जो है हाइड्रा अम्ल है। हाइड्रा अम्ल की बात करें, यहाँ पे हाइड्रा अम्ल जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाइड्रा अम्ल HCl, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। HCl जो है एक हाइड्रा अम्ल है। हाइड्रा अम्ल जिनमें जो है केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, जैसे कि HCl, HBr, HI, HCN, ये सभी जो है हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है। ऑक्सिक अम्ल की बात करें, ऑक्सी अम्ल जो हो जाएगा ये जिनमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि इसमें हो जाएगा H3PO4, HNO3, HNO2, ये सभी जो है ऑक्सी अम्ल कहलाएंगे। अगला है कि सुमेलित मिलान करना है, सूची मिलान करें। पहला है वाइल का नियम, ये जो दर्शाता है V समानुपात 1/P, तो 1 का C हो जाएगा। चार्ल्स का नियम दर्शाता है, चार्ल्स का नियम जो कि V समानुपात T दर्शाता है, तो ये जो 2 का हो जाएगा 1, और C का जो दाब का नियम ये P समानुपात T हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 का C, 2 का A, 3 का C। अगला है कि कौन सा जो है एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम के अयस्क की बात करें तो एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है डायस्पोर होता है, डायस्पोर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायस्पोर जो कि Al2O3 H2O होता है, एल्युमिनियम का अयस्क है ये। मैग्नीशियम कार्नेलाइट का अयस्क है, और कैल्शियम जो कि फ्लूओस्पार का अयस्क है, कॉपर जो कि एजुराइट। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। इसमें बात करें तो इसमें जो रवा जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 × 10H2O। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं जो है मोहर लवण बनाने एवं रंग उपयोग में होता है। इसकी बात करें ये जो है फेरस सल्फेट का उपयोग होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाइलोजन शब्द का अर्थ होता है। हाइलोजन शब्द की बात करें तो इसका अर्थ होता है लवण उत्पादक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लवण उत्पादक। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं जो है एस्टेटिन को जो है सम्मिलित रूप से हाइलोजन कहा जाता है। अगला कि एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्काइन श्रेणी के प्रथम सदस्य की बात करिए जो है एसिटिलीन है, एसिटिलीन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे जो है प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, और इसकी खोज जो है अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन ने की थी। अगला है कि एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग होता है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग जो है शरीर के दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटी का अर्थ होता है प्रति, और पायरेटिक्स का अर्थ होता है ज्वर संबंधित। अगला प्रश्न है कि मीराबाई किस काल की काव्यत्री है। मीराबाई की बात करें, मीराबाई जो है ये भक्ति काल की काव्यत्री है, भक्ति काल, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रवदाई, सरहपा और स्वयंभू, ये सभी जो है आदिकाल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि जो कि तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास, रैदास, ये सभी जो हैं भक्ति काल के कवि हैं। रीति काल के कवि जो कि घनानंद, बिहारी, भूषण, रसखान, और आधुनिक काल के कवि प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है कि सदाचार की तावीज़ के लेखक कौन है। सदाचार की तावीज़, इसके लेखक की बात करें, इसके लेखक जो है हरिशंकर परसाई हैं, हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अत्यंत में जो है कौन सा उपसर्ग है। अत्यंत की बात करें, अत्यंत में जो उपसर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा अति। उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो ये अति हो जाएगा उपसर्ग। अगला प्रश्न है कि अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। इसमें अद्भुत का समानार्थी की बात करें तो अद्भुत का समानार्थी जो हो जाएगा अद्वितीय, आश्चर्यजनक, अपूर्व, लेकिन भयानक जो है अद्भुत का समानार्थी नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। सूक्ष्म की विलोम की बात करें, सूक्ष्म का विलोम जो हो जाएगा ये स्थूल हो जाएगा, स्थूल, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्थूल।
अन्य विकल्प असंगत हैं। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। अगला है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, इसका जो हो जाएगा ये आयावर हो जाएगा, आयावर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। इसमें अशुद्ध कौन सा है, इसे जो है चयन करना है। इसका राइट आंसर नारायण, ये जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, वाक्य में दोष है। इसमें दोष की बात करें तो इसमें जो दोष निकल कर आएगा ये आएगा सर्वनाम का, सर्वनाम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इतना, सॉरी, इसमें दोष जो आएगा ये अवंती का दोष आएगा, अवंती। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवंती जो कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद के लिंग, वचन, पुरुष कारक के अनुसार जो है किसी दूसरे पद में होने वाले परिवर्तन को अवंती कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रोड आइलैंड रेड क्या है। रोड आइलैंड रेड की बात करिए जो है भारत में लोकप्रिय होने वाली अमेरिकी नस्ल की मुर्गी है, तो इसका राइट आंसर एक मुर्गी हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं जो है कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है। जीव द्रव्य इसमें जो है अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात जो होता है ये 81:19 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव द्रव्य का लगभग जो 80% भाग जल होता है। अगला प्रश्न है कि 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। 24 जोड़ा गुणसूत्र की बात करिए जो है चिंपांजी में पाया जाता है, चिंपांजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे मानव में तो मानव में जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। बंदर में 21 जोड़ा पाया जाता है। अगला कि भेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को जो है कोर्टिकोल्स कहते हैं, कोर्टिकोल्स। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स तथा जो है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। अर्चिल लेक नोरा जैसे जो है लाइकेन से नीला रंग प्राप्त होता है और रोसेल नामक लाइकेन से जो है लिटमस पेपर बनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि केचुए के संबंध में असत्य है। केचुए की बात करें इसके संबंध में असत्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा इनमें से एक नेत्र होता है, ये जो है असत्य कथन है। केचुए में जो है 4 हृदय पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक। इसमें जो है जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन की विलय हो जाता है। ये दोनों कथन जो है यह सत्य है और ये जो है एक लिंगी एवं उभय लिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां की बात करिए ये जो है अस्टेपिडियस है, अस्टेपिडियस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां पूछे तो ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगा जो कि कुल्हा की मांसपेशियां है। और मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। अगला है कि मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। स्टार्च की बात करें इसे जो घुलनशील शर्करा में ये जो परिवर्तित करता है ये इमाइलेज परिवर्तित करता है, इमाइलेज। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन या जो प्रोटीन तथा पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। लाइपेज ये जो है इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। अगला है कि ब्रिक में बनने वाली पथरी बना होता है। ब्रिक में बनने वाली पथरी जो है ये कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैल्शियम ऑक्जिलेट का सूत्र होता है CaC2O4। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान ये जो है स्थित है। बात करें राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है। इसमें जो आर्सेनिक विष के कारण ये जो है कैराटोसिस बीमारी होती है, कैराटोसिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा में जो है 9.3 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः यह जो है वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इनका संश्लेषण जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला है कि केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत में आर्थिक विकास दर कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है। इसमें जो है 23-24 की बात करें इसमें 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 23-24 को जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया और यह जो अमृत काल में पहला बजट है। अगला प्रश्न है कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार की आगामी लक्ष्य कब तक है।
ये जो लक्ष्य है 2025 तक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 2025। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूरसंचार के क्षेत्र में इसका उपयोग जो है किया जाता है। अगला कि नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड की बात करें, इससे जो है ऐसे सम्मानित किया गया है स्वाति नायक को। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा स्वाति नायक। उड़ीसा के कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ये कहाँ मनाया गया। 2023 में बात करें 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये जो इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया, इंदौर। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी थीम थी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। मुख्य अतिथि जो कि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली आए थे, और विशेष अतिथि जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का कि एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना ये किस राज्य ने प्रारंभ किया है। इसकी बात करें तो ये जो है केरल के द्वारा प्रारंभ किया गया है, केरल। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, हमने जो है आज के इस प्रैक्टिस शीट में पूरे 100 प्रश्न थे और सभी को जो है कवर कराया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और साथ ही आपको कमेंट में बताना है कि आज के प्रैक्टिस शीट में आपने जो है कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। साथ ही आपको बताना है कि वीडियो आज का जो है कैसे लगा, और आपको वीडियो जो है हमेशा जो है आता रहेगा इस पे वीडियो। तो आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी जो है बेहतर कर सके, इसके लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और आज का जो सेशन होगा इसे जो है आप लोग आज को सेशन को जो है आप लोग अपने स्टेटस में लगा दीजिएगा, या फिर जिस भी मीडिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उसमें जो है आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग प्रैक्टिस शीट नंबर 2 में अगले दिन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।